एसए 560 क्या करते हैं, जबरदस्त वाला तहलकेदार जोरदार एकदम धमाकेदार रिवीजन। एसए 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स 1.5 पेजेस में अपन ने खत्म कर दिया है ताकि अपन 1.5 डेज में उसको अच्छे से रिवाइज कर पाए। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, एसए 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, देखो सर दो प्रकार के इसमें अपन ने चीजें सीखी थी। एक होते हैं इवेंट, एक होते हैं फैक्ट। देखो सर डायग्राम को ध्यान में रखते हुए चलना है, डायग्राम को ध्यान में रखते हुए चलो सर, डायग्राम को ध्यान में रखते हुए चलो। इवेंट्स कौन से होते हैं ना, दैट अकर बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट। लेकिन फैक्ट्स कौन से होते हैं, दैट अकर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डायग्राम को ध्यान में लेते हुए चलना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट है 31 मार्च, ऑडिट रिपोर्ट की डेट है क्या 30 जुलाई। मैंने बोला इसके बीच में जो होते हैं वो इवेंट होते हैं, हमेशा इवेंट होते हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। बट फैक्ट होते हैं जो कि होते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बस वही तो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 नॉट इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। दो बातें लिखी हुई है, क्या बोल रहा हूं, इवेंट्स दैट अकर बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट। क्लियर है, वो होते हैं इवेंट। और फैक्ट्स कौन से होते हैं, जो होते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है सर, तो खाली समझने की बात थी। अब आओ सर बड़े मस्त वाले एग्जांपल्स पे जो कि मैंने तुमको क्लास में कराए थे। देखो एक होते हैं एडजस्टिंग इवेंट, एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं जिनका कंडीशन होता है एज एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, उनका सबूत होता है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं जिनका कोई सबूत ही नहीं होता है एज एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, उनका कोई कंडीशन ही नहीं होता है। देखो ये मैंने लिख रखी है डेफिनेशन। यस सर, एडजस्टिंग कौन से लिख रखे हैं मैंने, स्क्रीन पे देखो, प्रोवाइड एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस एज एट बैलेंस शीट डेट। और नॉन एडजस्टिंग कौन से होते हैं, दैट डू नॉट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। बेसिकली सबूत मेरे को खाली देखना है कि बैलेंस शीट डेट पे सबूत है कि सबूत नहीं है। अब देखो ना एग्जांपल को बड़े ध्यान से देखना। ये देखो चार्ट, देखो चार्ट तुम देख पा रहे हो क्या, एग्जांपल्स को बड़े ध्यान से देखना इस चार्ट में, एग्जांपल को बड़े ध्यान से देखना इस चार्ट में। एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बड़े ध्यान से देखना सर। मस्त मैंने लाइन बना रखी, इधर एडजस्टिंग इधर नॉन एडजस्टिंग, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले एडजस्टिंग को देखते हैं सर। 31 मार्च को है ना एविडेंस था कि संयम मेरे को पैसा देगा। 31 मार्च को एविडेंस था कि संयम मेरे को पैसा देगा, रिकवरेबिलिटी का एविडेंस था। अब क्योंकि एविडेंस था ना, तो हुआ क्या, मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया होगा कि संयम से मेरे को पैसा आने वाला है। संयम मेरे डेटर्स के रूप में दिख रहा होगा 31 मार्च में। लेकिन 1 अप्रैल को ये बंदे ने धोखा दे दिया, ये डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। मैंने बोला एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है, मैंने बोला एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि 31 मार्च पे मेरे को उम्मीद तो थी ना कि मेरा संयम आएगा, मेरे लिए पैसा लाएगा। मैंने बुक्स में दिखा तो रखा था ना कि मेरे को डेटर्स आने वाले हैं। हाँ सर, एविडेंस था कि एविडेंस नहीं था, मैंने बोला हाँ सर एविडेंस था, एविडेंस ऑफ रिकवरेबिलिटी था। मैंने इसे 31 मार्च पे बुक्स में दिखा रखा था कि संयम से मेरे को पैसा मिलने वाला है, वो मेरा डेटर है। लेकिन क्या हो गया, धोखा हो गया, वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल क्या था, 31 मार्च को मैंने प्रोविजन बना रखा था। क्या प्रोविजन बना रखा था कि मेरे को है ना हो सकता है 5 करोड़ रुपए देने पड़ जाए। संयम ने प्रोविजन बना रखा था, हो सकता है कि मेरे को 5 करोड़ रुपए देने पड़ जाए। लेकिन क्या हुआ ना सर, 1 अप्रैल को है ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया रिड्यूस अमाउंट पे। क्लियर है क्या, हाँ सर, यानी 5 करोड़ की जगह 2 ही करोड़ लगे। अब तुम मेरे को बताना है एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। मैंने बोला एडजस्टिंग इवेंट क्योंकि सबूत था। क्या, यस सर, 31 मार्च को सबूत था, प्रोविजन मैंने बना रखा था, कहीं ना कहीं मेरे को पता था कि मेरे को पैसों का पेमेंट करना है। मैंने बोला यस सर, सबूत था। सिमिलरली एक थर्ड एग्जांपल है कि भाई नेगोशिएशन ऑफ सैलरी बहुत टाइम से पेंडिंग था। एम्प्लॉय ने मांग रहा था 50,000 रुपीज, मैं उसको अभी तक खाली 20,000 रुपीज दे रहा था। तो भाई एक नेगोशिएशन पेंडिंग था 31 मार्च पे, वो 50,000 मांग रहा था, मैं उसको कितने दे रहा था, 20,000 दे रहा था। क्लियर है, हाँ। अभी सैलरी के अरियर्स मैंने अप्रैल महीने में पे करने, सैलरी के अरियर्स मैंने अप्रैल महीने में पे करने। मैंने बोला भले मैंने सैलरी के अरियर्स अप्रैल महीने में पे करने, लेकिन कहीं ना कहीं नेगोशिएशन तो पेंडिंग था ना, सबूत था ना 31 मार्च को, तो वो एडजस्टिंग इवेंट है। खाली मेरे को देखना है सबूत था कि सबूत नहीं था। लेकिन एग्जांपल्स अपन फिर सीखे थे कुछ नॉन एडजस्टिंग इवेंट के जिसके कुछ सबूत थे ही नहीं। मान लो अप्रैल के महीने में शेयर कैपिटल इशू हुआ, अचानक से ही तुम उठते हो शेयर कैपिटल इशू कर देते हो। मैंने बोला ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अप्रैल में अचानक से तुम उठे शेयर कैपिटल इशू कर दिए, मैंने बोला ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अप्रैल के महीने में अचानक से तुम उठे मर्जर कर दिया, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अप्रैल के महीने में आग लग गई, स्टॉक में आग लग गई, सर समझ रहे हो, गोडाउन में आग लगी, तुम्हारा जो स्टॉक था, माल था, जल के राख हो गया। मैंने बोला ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला कि जो स्टॉक जल गया ना वो 10 साल पुराना था, तो भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्वेश्चन में बोला जो स्टॉक जला था ना वो 31 मार्च वाला था, तो भी वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, डिविडेंड अचानक से तुमने अप्रैल में डिक्लेयर कर दिया, अचानक से तुमने डिविडेंड अप्रैल में डिक्लेयर कर दिया। मैंने बोला भाई वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इस पर खतरनाक चर्चा हुई थी अगर तुमको याद हो तो, स्पेशली स्टॉक वाले पॉइंट पे। यस सर, पर अब छोड़ो, वो किसी काम की नहीं थी चर्चा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के अभी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखना फटाफट तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना। फायर लगी अप्रैल 2021 में, फटाफट से चलो सर, क्वेश्चन नंबर 3 को सब देखेंगे। फायर लगी अप्रैल 2021 में, ठीक है सर। फायर अप्रैल में लगी, जो मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ ना वो मार्च का मटेरियल था। तुम बताना सर एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। मैंने बोला सिंपल सी बात है, एसए 560 और एएस 4 के हिसाब से ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों, क्योंकि कंडीशन थी क्या 31 मार्च को, मेरे को आइडिया था कि फायर लगने वाली है। मैंने बोला नहीं सर, नो कंडीशंस एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट, तो डोंट क्रिएट प्रोविजन, लेकिन एक डिस्क्लोजर जरूर कर देना। नॉन एडजस्टिंग के केस में आपने क्या करना है, एक डिस्क्लोजर करते हुए चलना है। एडजस्टिंग इवेंट में क्या करेंगे ना, आपने प्रोविजन बनाना है, आपने अकाउंटिंग जो अपने
देखो सर, अगर इवेंट एडजस्टिंग है तो आपने क्या करना है ना, 31 मार्च की फाइनेंशियल्स को बदलना है, यानी 31 मार्च में क्या बनाना है ना, अपने प्रोविजन बनाने हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट के केस में आपने खाली एक डिस्क्लोजर दे देना है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो यहाँ पे मैं खाली क्या कर दूंगा, डिस्क्लोजर दे दूंगा। ये अगर एडजस्टिंग इवेंट होता है ना तो मैं क्या करता है ना, प्रोविजन बनाता हुआ चलता। ठीक है, यस सर, क्लियर है। कभी भी क्वेश्चन बोले एडजस्टिंग इवेंट है तो प्रोविजन बनाते हुए चलना। क्या करना है ना सर, उसमें अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा 31 मार्च को, लेकिन नॉन एडजस्टिंग बोले तो खाली डिस्क्लोजर करने की जरूरत है। सिमिलरली वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, देख लेते हैं उसको एक बार। एक्स लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसने उसकी बैलेंस शीट में नहीं डाला 31 मार्च 21 को उसकी जो बैलेंस शीट मिली थी ना उसमें उसने नहीं डाले 1.5 करोड़ के 1.5 करोड़ के सैलरी अरियर्स। अच्छा सर, सैलरी अरियर्स उसने नहीं डाले। 2 साल से है ना नेगोशिएशन चल रहा था, नेगोशिएशन 2 साल से चल रहा था। एम्प्लॉइज लोग ज्यादा सैलरी मांग रहे थे लेकिन कंपनी दे ही नहीं रही थी सैलरी। क्लियर है, नेगोशिएशन चल रहा था 2 साल से। अब नेगोशिएशन कंक्लूड हुआ है 30 अप्रैल 2021 को। बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेगोशिएशन कंक्लूड हुआ है 30 अप्रैल 2021 को। तो मेरे भाई 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म हुए, यस सर, 31 मार्च को फाइनेंशियल्स बने। नेगोशिएशन कंक्लूड हुआ 30 अप्रैल को, मैंने बोला यस सर, नेगोशिएशन कंक्लूड हुआ 30 अप्रैल को। नेगोशिएशन के रिजल्ट ऑडिटर को पता चले 15 मई को। ओके सर, 15 मई को, और ऑडिट रिपोर्ट बनी है 31 मई को। तो भाई बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों सर? मैंने बोला देखो सिंपल सी बात है, 31 मार्च को फाइनेंशियल्स खत्म हुए, यस सर, 31 मार्च मेरी फाइनेंशियल्स की डेट है। 31 मई को ऑडिट रिपोर्ट बनी, मैंने बोला ठीक है 31 मई को ऑडिट रिपोर्ट बनी, बीच में अप्रैल और मई का महीना बाकी है। हाँ, और इस बीच में क्या हो रहा है ना सर, इस बीच में मेरे को पैसे देने पड़ रहे हैं, मैं कंपनी हूं ना, मेरे को पैसे देने पड़ रहे हैं, सैलरी अरियर्स देने पड़ रहे हैं। ठीक है, लोग बोलेंगे इसका क्या पहले का लेना देना, इसका पहले का क्या लेना देना, 31 मार्च को तो सबूत ही नहीं था ना। मैंने बोला भाई सबूत था, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अरियर्स थी सैलरी 2 साल से, 2 ईयर्स से, यानी नेगोशिएशन भी कितने साल से चल रहा था, मैं बोलूँ 2 साल से नेगोशिएशन चल रहा होगा। मैंने बोला क्वेश्चन बोला है ना अरियर्स ऑफ सैलरी फॉर 2 ईयर्स था ये, मैंने बोला यस सर, नेगोशिएशन 2 साल से क्या होगा, पेंडिंग होगा। अब आंसर को पढ़ना, ऐसे 560 और AS4 के हिसाब से 1.5 करोड़ का अमाउंट है, मटेरियल अमाउंट है। ये इवेंट है आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है? यस सर। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर कौन से पीरियड है? मैंने बोला बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, यानी ये इवेंट है कि फैक्ट है? मैंने बोला ये इवेंट है। क्लियर है? पीरियड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू ऑडिट रिपोर्ट डेट, मैंने बोला भाई जो ऑडिट प्रोसीजर्स में को लगाने वो इवेंट पे मैं लगाऊंगा, फैक्ट नहीं है ये। क्लियर है? क्या फैक्ट तो होता है जो ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद होता है, यहाँ पे तो ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले हुआ ना, ऑडिट रिपोर्ट की डेट है 31 में, उसके पहले ये सारी चीजें हो रही है। मैंने बोला यहाँ पे मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है ना, इसीलिए मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और कंक्लूजन में मैं यही लिखूंगा, मैं ऑडिटर हूं ना, मैं ऑडिटर, मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज तू प्रोविजन बना देना। अगर तो वो लोग माने तो ठीक है, नहीं माने तो मैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दूंगा। हालांकि इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आना, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर के क्या प्रोसीजर्स है फॉर इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। एक्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फैक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्या ऑडिटर के प्रोसीजर्स होते हैं। मैंने बोला 2020 में इसके ऊपर कोविड का क्वेश्चन आया था, इतनी बड़ी स्टोरी दे रही थी, एंड में क्या पूछा था इन लोगों ने, डायरेक्ट सवाल पूछा था, बड़े ध्यान से देख करके चलना। पहला और चौथे पॉइंट की जोड़ी बनाना, सेकंड और थर्ड पॉइंट की जोड़ी बनाना। पहला पॉइंट ये बोलता है कि ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, ऑडिटर विल अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। पता है क्या कि ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर आर आइडेंटिफाइड, यानी सबसे पहले तो मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो मेरे को शादी करनी है तो सबसे पहले मेरे को लड़की को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं शादी कर सकता हूं। हवा में तो शादी कर नहीं सकता। हाँ सर, बस वही है कि पहले मेरे को सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब पढ़ो पॉइंट नंबर 1, ऑडिटर विल अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर हैव बीन आइडेंटिफाइड। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है। अब फोर्थ पॉइंट को पढ़ना, मैं बोलूंगा मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, यस सर। अब मैं मैनेजमेंट से TCWG से लिखित में मांगूंगा, ऑडिटर टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट TCWG दैट ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स व्हिच रिक्वायर एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर हैव बीन एडजस्टेड डिस्क्लोज, यानी जिसको भी एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर की जरूरत थी वो एडजस्ट डिस्क्लोज हो चुके हैं। सर एडजस्टमेंट की जरूरत किसको होती है? एडजस्टिंग इवेंट को। डिस्क्लोजर की जरूरत किसको होती है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट को। क्लियर है क्या? यस सर। यानी फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में मैंने वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया। फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या किया, फोर्थ पॉइंट पे मैंने मैनेजमेंट को बोला मैनेजमेंट प्लीज मेरे को तू लिखित में दे कि जिसको भी एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर की जरूरत थी तूने उसको एडजस्टमेंट डिस्क्लोज कर दिया है। क्लियर है? अब सेकंड और थर्ड पॉइंट को पढ़ो। मैंने बोला एक बार तुम ऑडिट की एग्जाम क्रैक कर गए तो तुम वापस से सीए फाइनल में बैठोगे क्या? मैंने बोला नहीं बैठेंगे, वापस क्यों ऑडिट का पेपर देंगे, बस वही बोला है। एक बार आपने कुछ प्रोसीजर किए, तुमको सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन मिल गए तो तुम वापस से एडिशनल प्रोसीजर्स नहीं करने वाले। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स इफ प्रीवियस वन गिव्स सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन। लेकिन वो प्रीवियस वन कौन से होते हैं? प्रीवियस वन कौन से होते हैं? थर्ड पॉइंट पे आओ सर। 4 प्रकार के प्रोसीजर अपन लोगों ने पढ़े थे, 4 प्रकार के प्रोसीजर अपन ने पढ़े थे। कौन से 4 प्रकार के थे? 2
दो रीड करने वाले, दो पूछने वाले, दो रीड करने वाले, दो पूछने वाले। क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट पे? फॉलोइंग प्रोसीजर्स बाय ऑडिटर। कौन से होते हैं सर फॉलोइंग प्रोसीजर्स बाय ऑडिटर? दो रीड करने वाले, दो पूछने वाले। दो रीड करने वाले कौन से? बड़े ध्यान से देखना, रीडिंग एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ नहीं सर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं पढ़ रहा हूं। रीड कर रहा हूं मैं क्या सर? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और दूसरा रीड कर रहा हूं मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। रीड कर रहा हूं मैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रीड कर रहा हूं मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। रीड कर रहा हूं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीड कर रहा हूं मिनट्स ऑफ मीटिंग। से हो गए दो पढ़ने वाले। पूछने वाले कौन से हो गए? मैं इंक्वायरी कर रहा हूं मैनेजमेंट के टीसीडब्ल्यूजी की, और मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा हूं मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स की। मैं इंक्वायरी कर रहा हूं मैनेजमेंट के टीसीडब्ल्यूजी की, मैं ऑब्टेन कर रहा हूं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर्स। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। फोर्थ पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना सर, फोर्थ पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना। स्पेसिफिक इंक्वायरी के बारे में बात कर रहा है। अभी जो मैंने तुमको थर्ड पॉइंट पढ़ा है उसमें पॉइंट था इंक्वायरी करूंगा मैं मैनेजमेंट की टीसीडब्ल्यूजी की। तो कौन सी इंक्वायरी करूंगा उसके बारे में ही आंसर है। कौन सी स्पेसिफिक इंक्वायरी आप कर रहे हो उसके बारे में आंसर है। सर तुम बताना सर, जब एक सीए इंक्वायरी करेगा तो मैनेजमेंट डरेगा कि नहीं डरेगा? मैंने बोला बिल्कुल डरेगा। तो क्या है इसकी मेमोरी टेक्निक? सीएस से डर। क्या है सर? सीएस से डर। देखो सर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, सी फॉर कमिटमेंट, ए फॉर एक्विजिशन, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अकाउंटिंग और आर फॉर रिकवरेबिलिटी। क्लियर है? कौन सी स्पेसिफिक इंक्वायरी होगी जो कि एक ऑडिटर मैनेजमेंट से करेगा? बड़े ध्यान से देखना सर, बड़े ध्यान से देखना कौन सी स्पेसिफिक इंक्वायरी है जो कि एक ऑडिटर मैनेजमेंट से करेगा। वही तो है क्वेश्चन 2 में क्या पढ़ा? इंक्वायरी करूंगा मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी की। कौन सी इंक्वायरी करूंगा वो देखना सर, बड़े ध्यान से देखना। पहला सी, वेदर न्यू कमिटमेंट, बोरोइंग, गारंटी आर एंटर्ड इनटू। मैं बोलूंगा भाई 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद क्या तुमने कोई नई कमिटमेंट, बोरोइंग, गारंटी करी है कि नहीं करी है? फिर ए, क्या कोई सेल्स एक्विजिशन ऑफ एसेट्स तुमने सच में करी या प्लानिंग करी है क्या? सेल्स एक्विजिशन एसेट्स तुमने 31 मार्च के बाद सच में करी है क्या, प्लानिंग करी क्या? वेदर सेल्स एक्विजिशन ऑफ एसेट्स आर प्लान्ड और अकर्ड। क्लियर है? यस सर। फिर डी फॉर वेदर देर आर एनी डेवलपमेंट्स इन कंटिजेंसीज, यानी कंटिजेंट लायबिलिटी के अमाउंट में कोई चेंज है कि चेंज नहीं है। ए फॉर वेदर अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आर मेड। आर फॉर वेदर एनी इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट्स। किसकी बात चल रही है सर? बेसिकली डेटर्स की बात चल रही है जिसमें से रिकवरेबिलिटी होने वाली है। क्लियर है? यस सर, वाई कैटेगरी का क्वेश्चन था, एक दो बार पढ़ते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे फटाफट तरीके से आना, एक प्रोसेस को समझना। अब मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। फैक्ट होता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एक प्रोसेस को समझ करके चलना। मैंने बोला ये 1 2 3 4 5 जो मैंने लिखे ना, प्लीज इसको अच्छे से करना। 6 स्टार क्वेश्चन है। अगर ऐसे 560 में से क्वेश्चन आया ना तो इसमें से आएगा, लिख करके ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। एक बार को ऐसे 560 छोड़ सकते हो लेकिन ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। देखो सर सिंपल सी बात समझ के चलना। पॉइंट नंबर 1, ऑडिटर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, खाली मेरी बातों को समझते चलो। ऑडिटर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है? लेकिन मान लो कोई ऐसा फैक्ट आ गया जिसके कारण मेरे को मेरी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करना पड़ रहा है, तो पता है मैं क्या करूंगा? आओ निधि कुर्सी पे बैठो, यानी मैं मैनेजमेंट को बुलाऊंगा। मैनेजमेंट को मैं क्या बोलूंगा? देख निधि, तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने वाली है क्या? अगर वो अमेंड करेगी तो मैं भी मेरी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करूंगा, और अगर वो अमेंड नहीं करेगी ना फाइनेंशियल्स को, तो मैं मेरी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड नहीं करूंगा। सिंपल है कि सिंपल नहीं है? ये प्रोसेस अपन सीख करके चले थे। देखो सर, उसने मान लो पहले 5 चीजें चेक कर रखी होगी। उसने मान लो फाइनेंशियल्स में पहले 5 चीजें लिख रखी होगी, तो मैंने 5 चीजें चेक कर रखी होगी मेरे ऑडिट में। क्लियर है? मेरे ऑडिट रिपोर्ट में मैंने 5 चीजें चेक कर रखी होगी। उसने बोला मैं अमेंड करके 6th चीज डाल रही हूं, तो मैंने बोला मैं भी न्यू ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर देता हूं, मैं भी क्या करूंगा ना, ऑडिट प्रोसीजर्स लगा लूंगा। लेकिन मान लो उसने बोला मैं अमेंड करूंगी नहीं, तो मैंने क्या बोला? मैं भी फिर नई ऑडिट रिपोर्ट नहीं दूंगा, मैं भी फिर नई ऑडिट रिपोर्ट नहीं दूंगा। और हम क्या कर देंगे ना, चेतावनी दे देंगे लोगों को कि भाई हमारे रिपोर्ट पे भरोसा मत करना। क्या तुमको प्रोसेस याद आता है कि प्रोसेस याद नहीं आता है? प्रोसेस याद आता है कि प्रोसेस याद नहीं आता है? जल्दी बताना सर, क्या बोला है सर? पॉइंट नंबर 1 को पढ़ना, नो ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यानी भाई ऐसे तो ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं कोई काम करना आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन मान लो कोई ऐसा फैक्ट आया जिसके कारण मेरे को ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करनी पड़ रही है, यानी इफ अ फैक्ट कॉजेज ऑडिटर टू अमेंड ऑडिट रिपोर्ट। सेकंड पॉइंट, कोई ऐसा फैक्ट आया जिसके कारण ऑडिटर को अमेंड करनी पड़ी ऑडिट रिपोर्ट, तो मैं निधि को बोलूंगा आओ निधि बैठो, डिस्कशन करते हैं। यानी पहले मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करूंगा, डिस्कस मैटर विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। मैं निधि के साथ डिस्कशन करूंगा। मैं बोलूंगा तू तेरी फाइनेंशियल्स को अमेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? देख, तू तेरी फाइनेंशियल्स को अमेंड करेगी ना तो ही मैं मेरी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करूंगा, यानी तो ही मैं मेरी फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट इशू करूंगा। क्लियर है? देखो वही बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड्स अमेंडमेंट। क्या निधि, तू तेरी फाइनेंशियल्स को अमेंड करेगी? तूने 5 ट्रांजेक्शन दिखा रहे थे सेल्स में, अब तू क्या 6th ट्रांजेक्शन दिखाएगी क्या? अब मैं उसको क्या पूछूंगा? इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट एड्रेसेस मैटर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तू कहां चेंज दिखाने वाली है? तू कहां चेंज दिखाने वाली फाइनेंशियल्स में? वो बोलेगी 5 बातें मैंने दिखा रखी थी सेल्स में, मैं एक 6th ट्रांजेक्शन भी दिखाऊंगी। मैंने बोला ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि तू चेंज कर रही है ना, तो मैं भी फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दूंगा। लेकिन तुम बताना पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट आएगी कि ऑडिट रिपोर्ट की? मैंने बोला पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट आएगी। डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमेंडेड एफएस। ये थर्ड पॉइंट था अपना कि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट आएगी फिर ऑडिट रिपोर्ट की डेट आएगी। अब निधि ने अगर अमेंड कर दिए फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, फोर्थ पॉइंट को पढ़ना, अगर निधि ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड कर दिए तो मैं भी नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दूंगा, यस सर। अब मैंने, समझना, निधि ने 5 ट्रांजेक्शन दिखा रखे थे, मैंने पहले 5 ट्रांजेक्शन चेक कर रखे थे, निधि ने 6th दिखाया तो मेरे को भी 6th चेक करना पड़ेगा, यानी मैं कैरी आउट कर दूंगा ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन अमेंडमेंट। क्लियर है क्या? यस सर। 6th वाले ट्रांजेक्शन को भी चेक कर लूंगा। सर मेरी जो है ना पहले ऑडिट रिपोर्ट 31 जुलाई तक थी, अब जो है ना 15 अगस्त तक की बन रही है, तो मैं बोलूं कि 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के ट्रांजैक्शंस मेरे को चेक करने पड़ेंगे। 31 जुलाई तक की मेरी पुरानी ऑडिट रिपोर्ट थी, अब मैं नई वाली बना रहा हूं 15 अगस्त को, तो मैं बोल दूं कि भाई मेरे को 15 जो डेज हैं, यानी 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक की चेकिंग और करनी पड़ेगी, यानी मैं एक्सटेंड कर दूंगा ऑडिट प्रोसीजर्स को टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है? हाँ सर। ये तो कब था? जब निधि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन मान लो निधि राजी नहीं हो रही है, वो बना ही नहीं रही है फाइनेंशियल, तो वो भी नहीं बनाएगी फाइनेंशियल, मतलब वो भी अमेंड नहीं कर रही है, तो मैं भी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर रहा हूँ नई वाली। और हम क्या दे देंगे, लोगों को चेतावनी दे देंगे कि प्लीज हम पे रिलाई मत करना। 5th पॉइंट वही बोल रहे हैं, अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड विदाउट अमेंडमेंट तो ऑडिटर टेक एक्शन टू सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। मैं बोलूंगा भाई हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे तुम विश्वास मत करना, मत करना, मत करना। क्या तुमको प्रोसेस क्लियर होता है? प्रोसेस क्लियर नहीं होता है। कंक्लूजन क्या लिखोगे? फैक्ट्स ऑफ द केस लिख देना 2 लाइन में, और वापस से वही वाली स्टैंडर्ड लाइन चिपका करके आ जाना, डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमेंडेड एफएस। यानी जो 3rd पॉइंट अपन ने पढ़ा ना, वो 3rd पॉइंट क्या करना सर, वापस से लिख करके आ जाना। जल्दी बताओ तुमको रिकॉल हुआ कि रिकॉल नहीं हुआ? जब तुम कंक्लूजन लिखोगे तो फैक्ट्स ऑफ द केस वापस से लिखना, और वापस से वो लाइन चिपका करके आ जाना, स्टैंडर्ड वाली, डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमेंडेड एफएस। यानी जो अपन ने 3rd पॉइंट पे लाइन पढ़ी ना, वापस से तुमको कंक्लूजन में लिखनी है, वो लाइन तुमको 2 दफा लिखनी है। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। सर ये तो बात थी वो वाले फैक्ट की, चलो उस पर मैं आता हूं। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ाता हूं, पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या हुआ ना, ईयर था 2020-21, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट क्या थी, 31 मार्च 21, ऑडिट रिपोर्ट की डेट थी 4 मई 21। ठीक है सर, 4 मई 21। इंसेंटिव मिला गवर्नमेंट से मई 21 में। ठीक है सर, क्योंकि इंसेंटिव मिला ना, तो इन लोगों ने अकाउंट्स अमेंड कर दिए, मैनेजमेंट ने अकाउंट्स अमेंड कर दिए 8 मई 21 को। ठीक है, सबसे पहले ये पता करो कि ये इवेंट है कि फैक्ट है। मैंने बोला भाई ये फैक्ट है। क्यों? इंसेंटिव कब मिला? मैंने बोला भाई ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद मिला। ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद जो चीजें होती है ना, वो क्या होता है सर, फैक्ट होता है। क्लियर है? हाँ। अब क्योंकि इन लोगों ने अपने अकाउंट्स को अमेंड किया, तो मैंने बोला भाई हमको भी फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़ गई एज ऑडिटर। तो अब तो ये पक्का पक्का हो गया कि ये क्या है ना, फैक्ट है। क्योंकि देखो सबसे पहले इन लोगों ने हिंट ये दी क्वेश्चन में कि ये ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद हुआ, तो फैक्ट है, पता चल गया। दूसरी हिंट क्या दी ना, जब भी अकाउंट्स अमेंड होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब अमेंड होगा और फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट जब इश्यू होगी ना, तो ये खाली फैक्ट के केस में ही होता है, इवेंट के केस में ये होता ही नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। तो बोला भाई फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी 2021 की। क्लैरिटी है क्या? क्लैरिटी है। अब मैंने आपको बोला था सर फैक्ट्स होते हैं 2 प्रकार के, फैक्ट्स व्हिच बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट बट बिफोर एफएस इशूड एंड आफ्टर द डेट एफएस इशूड। दोनों में सेम आंसर लिख करके चलने का, ज्यादा माठाफोड़ी करने की नहीं अपने को। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। अब कुछ बातें एमसीक्यू के लिए, मैंने बोला जितना मैंने नोट्स में लिखा है ना, डिस्क्रिप्टिव में खाली उतना ही आएगा। एमसीक्यू के लिए कुछ बात समझना, जो मैं न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करता हूं ना सर, उसमें मेरे को ईओएम ओम पैरा देना कंपलसरी होता है। न्यू ऑडिट रिपोर्ट में मेरे को ईओएम ओम पैरा देना कंपलसरी होता है, लेकिन एक केस उसमें देखा था, उसमें ऑल्टरनेटिव होता है। एक केस अपन ने देखा था, याद है मैंने क्या केस बोला था? बीओएस का एमसीक्यू है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट जब अमेंड हुई है और वो रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट है, देखो मैंने लाइन मार रखी है, रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट है, रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट है, रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट है। जब कभी भी रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट आएंगे ना, तो मैंने बोला आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप न्यू ऑडिट रिपोर्ट दो, यस सर, न्यू ऑडिट रिपोर्ट दो और उसमें ईओएम ओम पैरा दे दो। क्लियर है? यस सर, न्यू ऑडिट रिपोर्ट दो, उसमें ईओएम ओम पैरा दे दो। या तो फिर ओरिजिनल डेट ऑफ रिपोर्ट रखो, ओरिजिनल डेट ऑफ रिपोर्ट रखो। क्लियर है? आपकी ओरिजिनल डेट क्या थी? 31 जुलाई। ओरिजिनल डेट रखो, उसमें एक एडिशनल डेट भी इंक्लूड कर दो। क्या कर दो? उसमें एक एडिशनल डेट भी इंक्लूड कर दो, यानी कि उसमें आप क्या करो ना सर, बड़े ध्यान से देखना। 31 जुलाई की मेरी ओरिजिनल डेट थी, यस सर, उसमें आप एक एडिशनल डेट भी इंक्लूड कर दो 15 अगस्त, और नेसेसरी चेंजेस आप उधर ही कर दो। क्लियर है क्या? तो 2 अल्टरनेटिव आपके पास। अल्टरनेटिव नंबर 1 क्या है कि आप न्यू ऑडिट रिपोर्ट दो, न्यू ऑडिट रिपोर्ट में ईओएम ओम पर आप दिखाओ, यस सर। अल्टरनेटिव नंबर 2 क्या है? ओरिजिनल डेट ऑफ रिपोर्ट अनचेंज रहेगी, उसमें एक एडिशनल डेट भी इंक्लूड कर दो। मैंने बोला ये अल्टरनेटिव वाला केस कब आएगा? जब रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट होंगे ना, तभी आएगा। क्वेश्चन में दिखना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड सोनली टू अमेंडमेंट, लेकिन नॉर्मल वाले केस में तो आपको क्या होता है ना सर, ईओएम ओम पैरा देना ही पड़ेगा न्यू रिपोर्ट में। लेकिन ईओएम ओम पैरा का जिक्र कभी भी डिस्क्रिप्टिव आंसर में मत करना, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, मैंने बोला यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ फटाफट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले एक पॉइंट है, उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा बोला गया है, बड़े ध्यान से देखना। मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट, उसने बोला कि भाई मैं कोई चीज को कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखा रहा हूं और मैं कोई एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं देने वाला। जब उससे पूछा गया क्यों, तो क्या बोलता है, वैसे भी ऑडिटर तो ईओएम पैरा दे ही रहा है ना, तो मैं एडिशनल डिस्क्लोजर क्यों दिखाऊं?
तुम बताना क्या कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट करेक्ट है क्या? मैंने बोला नहीं सर, जो कंटेंशन है मैनेजमेंट का वो एकदम इनकरेक्ट है। क्यों सर? एज पर एस ए 706 ईओएम पैरा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर एस ए 705 डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग एज पर एस ए 570। यानी भाई सिंपल सी बात है, मॉडिफाइड ओपिनियन भी आएगा, ईओएम भी आएगा, देखा था, डिस्क्लोजर भी आएगा, ईओएम भी आएगा, देखा था, रिपोर्टिंग भी आएगा, ईओएम भी आएगा। भाई ऐसा नहीं होता है कि मैनेजमेंट बोले, मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई ऑडिटर तो ईओएम पैरा दे ही रहा है ना तो मैं डिस्क्लोजर नहीं दिखाऊंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। इस केस में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट फील्स कि डिस्क्लोजर इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज इनफ। मैनेजमेंट बेसिकली क्या बोला इस क्वेश्चन में, मैं तुमको आइडिया देता हूं। मैनेजमेंट इस क्वेश्चन में ऐसा बोला था, मैं खाली कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में डिस्क्लोज करना हूं और कोई एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तेरे को एडिशनल डिस्क्लोजर भी दिखाना पड़ेगा। मैनेजमेंट का कंटेंशन जो है इनवैलिड है। क्लियर है? भले ऑडिटर ईओएम पैरा दिखाए या ना दिखाए, तेरे को तेरी जिम्मेदारी पूरी करने की, बस ऐसा बोला गया। क्लियर है क्या? हाँ, मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि ऑडिटर तो ईओएम पैरा दिखा ही रहा है ना तो मैं एक काम करता हूं, मैं एडिशनल डिस्क्लोजर स्किप कर देता हूं। क्लियर है? क्योंकि ईओएम पैरा किसी का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ईओएम पैरा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डिस्क्लोजर्स। क्लियर है? हाँ, फेयर प्रेजेंटेशन के लिए आपको अपने डिस्क्लोजर दिखाने हैं, मैनेजमेंट दिखाने, मैनेजमेंट। क्लियर है? हाँ, अब ये केस को बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम लोग मात खा गए थे, अगर तुमको याद हो तो। सब लोग मात खा गए थे, चाहे वो मेरे बूस्टर वाले हो, चाहे वो मेरे फास्ट ट्रैक वाले हो, सब लोग मात खा गए थे इस क्वेश्चन में, सिवाय एक के। देखना क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल ईयर था 2020-21। मैंने बोला अच्छा, फाइनेंशियल ईयर था 2020-21 यानी 31 मार्च 2021 की अपनी डेट थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ऑडिट रिपोर्ट की डेट थी 25 जुलाई 2021। सर, केस फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी ऑन 4 अगस्त 21। बात खत्म। केस कब फाइल हुआ? 4 अगस्त 21 को बोले तो ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद, तो ये फैक्ट हो जाएगा, ये फैक्ट हो जाएगा। फिर कंफ्यूज करने के लिए उन लोगों ने बोला कि ये जो इंसिडेंट था ना ये 17 जनवरी 21 का था। यानी ये जो इंसिडेंट था ये तो भाई कब का था? 2020-21 का था। तुमको लगेगा ये तो एडजस्टिंग इवेंट है। हाँ सर, हाँ, बैलेंस शीट डेट पे इसका क्या होगा ना सर, बैलेंस शीट डेट पे इसका कोई इंडिकेशन होगा, इसका कोई कंडीशन होगा। मैंने बोला भाई तुमको एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट देखना ही नहीं है। तुम एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट कब देखते हैं ना सर, तुम एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट कब देखते हैं ना, जब वो इवेंट होता है ना, उसका बाइफर्केशन होता है एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। फैक्ट के केस में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। क्लियर है कि क्लियर नहीं है? मैंने बोला यस सर क्लियर है। ये फैक्ट है। फैक्ट क्यों है? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट की डेट है 25 जुलाई और जो भी केस फाइल हो रहा है कंपनी के आगे 25 जुलाई के क्या हो रहा है सर, 25 जुलाई के बाद हो रहा है सर। मैंने याद है बोला था कि भाई संयम के अगेंस्ट केस फाइल कब हुआ? मैंने बोला भाई 4 अगस्त को हुआ, बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद हुआ। क्लियर है? यस सर। तो भाई फैक्ट हो गया वो, फिर मेरे को देखना ही नहीं है कि वो जो मैटर हुआ था वो कब हुआ था, वो जनवरी में हुआ था, फरवरी में हुआ था, कब हुआ था, मेरे लिए वो इररेलेवेंट हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करी गई, ठीक है, फिर फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई। तो तुम बताना क्या ऑडिटर ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एडर किया कि नहीं किया? मैंने बोला यस सर, प्रॉपर्ली एडर किया। और राइट आंसर 6। आंसर 6 कौन सा सर? फैक्ट वाला आंसर आपको लिख के आना है सर। फैक्ट वाला आंसर बहुत सिंपल है, चाहे क्वेश्चन में बोले फैक्ट्स बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर एफएस इशूड, या चाहे वो बोले फैक्ट्स बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट एफएस आर इशूड, आंसर दोनों के अंदर सेम ही आने वाला है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने बोला यस सर, यस सर, यस सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। समझ गए क्या? यस सर। फैक्ट वाला आंसर आया नहीं कि आपको आंसर नंबर 6 लिख करके आ जाना है, डिस्क्रिप्टिव वाला। सर यहाँ पे है ना, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ क्वेश्चन 7 में, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ कि सर इवेंट आएगा कि फैक्ट आएगा, तो उन लोगों ने एक और हिंट दे रखा है, बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड हुए। कभी भी अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसा बोले ना, या फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई, तो वो हमेशा फैक्ट ही होता है। इवेंट में कभी भी अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा था। जल्दी से बताना, मजा आता है कि मजा नहीं आता, समझ में आया कि समझ में नहीं आया, फटाफट से बताना रिकॉल हुआ कि रिकॉल नहीं हुआ। फटाफट तरीके से चालू करते हैं बहुत ही जोरदार वाला, मजेदार वाला, जबरदस्त, एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक, अल्ट्रा एनर्जेटिक रिवीजन ऑफ एसए 570 गोइंग कंसर्न। सबसे पहले अपनी प्रथा को निभाया जाए और एसए 570 का नाम जो है वो लिखा जाए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स को भर दिया जाए। सब लोग लिखेंगे एसए 570 गोइंग कंसर्न, एसए 570 गोइंग कंसर्न, एसए 570 गोइंग कंसर्न। टेंशन मत लो, एसए के नाम नंबर भी मैं तुमको एंड में याद करा दूंगा, अभी खाली मेरे साथ साथ लिखते चलो। एंड में नाम नंबर याद करवाना भी तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, तुम्हारे दिमाग में मैं मिक्स नहीं होने दूंगा। एंड में पूरे के पूरे मैं याद करवाऊंगा मेमोरी टेक्स्ट के जरिए। ग्रेड से एसए 570 गोइंग कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 1 था एक्स कैटेगरी का। मैंने बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में है ना ये क्या होगा ना, कोई भी क्वेश्चन में अगर बोल दे ना ये सारे इवेंट के बारे में, तो समझ जाना क्वेश्चन एसए 570 का है। यानी डायरेक्ट तुमको एक क्वेश्चन नहीं आने वाला कि इवेंट्स बताओ, लेकिन भाई क्वेश्चन में अगर इन इवेंट्स के बारे में तुमको कोई भी दिख जाए कि ऐसा हुआ,
कि नेगेटिव कैश फ्लो हुए, तो समझ जाना ऐसे 570 का क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं, इवेंट्स कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, यानी ऐसे कौन से इवेंट है जिससे पता चलेगा कि मेरा धंधा बंद हो सकता है, मेरे धंधे पे खतरनाक वाले खतरे हैं। क्लियर है? यस सर। मेरे सिग्निफिकेंट डाउट कब कब आ रहा है गोइंग कंसर्न पे, कब कब मेरे को ऐसा लगेगा मेरा धंधा बंद हो सकता है। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे तीनों प्रकार के इवेंट के नाम, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, अदर। फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, अदर। सर वापस से फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, अदर। प्लीज 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 चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए चलना, रिवीजन होता जाएगा, घर पे बोलते हुए चलना। फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, अदर। सर एक बार खाली रीड मारने से याद नहीं करने, बड़े ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन में कहीं भी तुमको ये इवेंट दिख जाए तो समझ जाना कि ऐसे 570 का क्वेश्चन है। फाइनेंशियल इवेंट में क्या लिखे हुए, चलो सर एक एक करके सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला है नेट लायबिलिटी पोजीशन। इसका सिंपल सादा सा मतलब ये है कि कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू असेट्स, यानी कंपनी के गोइंग कंसर्न पे डाउट है। दूसरा क्या है सर, फिक्स द टर्म बोरोइंग्स मैच्योरिंग विदाउट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रीपेमेंट, यानी मैंने लोन ले रखा था, अब उसका रीपेमेंट डेट आ गया है, लेकिन मेरे पास देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। क्लियर है क्या? यानी वापस से कंपनी के गोइंग कंसर्न पे खतरा है। तीसरा क्या, विथड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स, यानी जो क्रेडिटर्स थे ना, क्रेडिटर्स पहले वो लोग मेरे को डिस्काउंट दे देते थे, अब वो लोग मेरे को डिस्काउंट देने से मना कर रहे हैं, यानी अब वापस से मेरे फाइनेंशियल्स पे क्या है ना खतरा है। समझ रहे हो कैसा? पैसों वाले इवेंट है, पैसों वाले इवेंट कब कब मेरे फाइनेंशियल्स पे खतरा है। नेगेटिव कैश फ्लोज, मेरे पास पैसा ही नहीं है, इसका मतलब क्या, जो मेरे कैश आउटफ्लो है वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू कैश इनफ्लोज। सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉस, मेरे जो पीएनएल है ना उसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा, लॉस दिख रहा है। फिर एडवर्स रेशियोज, मेरे सारे रेशियोज जो हैं वो रेड में जा रहे हैं, करंट रेशियो 2:1 से नीचे हो गया है। अरियर ऑफ डिविडेंड, यानी कि भाई डिविडेंड देने की बारी आई है लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है डिविडेंड देने को। इनेबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट, इसका मतलब क्या है सर, इनेबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट, यानी कि क्रेडिटर्स लोग आ गए कि शंकर लखवानी हमको हमारा पैसा चाहिए लेकिन मेरे पास देने के लिए पैसा है ही नहीं। इनेबिलिटी टू कंप्लाई विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन, भाई सिंपल सादा सा मतलब है, मेरे को लोन मिला था किसी कंडीशन पे, लेकिन अब मैं वो कंडीशन फुलफिल कर ही नहीं पा रहा हूं। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ, मेरे को लोन मिला था, बोला था कि 2 साल बाद रीपे कर देना शंकर लखवानी, 4 साल हो गए मैं रीपे कर ही नहीं पा रहा हूं। चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शंस विद सप्लायर, यानी जो सप्लायर थे ना पहले मेरे को उधार पे माल दे देते थे, पहले बोलते थे शंकर लखवानी तू आज माल लेकर के जा, 2 महीने बाद पेमेंट करना, अब वो लोग मेरे से आज कैश मांग रहे हैं। क्लियर है क्या? चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शंस विद सप्लायर, यानी जो मेरे क्रेडिटर्स थे वो मेरे को अब उधार नहीं दे रहे, अब मेरे को बोल रहे भाई हमको आज ही पैसा दे, कैश ऑन डिलीवरी कर। इनेबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंस फॉर न्यू प्रोडक्ट, मैं शार्क टैंक में गया, मेरे को पैसा मिल ही नहीं रहा है, न्यू प्रोडक्ट मेरे को लॉन्च तो करनी है लेकिन कोई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बैंक वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे को। ये तो मेरे फाइनेंशियल इवेंट यानी मेरे फाइनेंशियल्स पे खतरा है। तुम सब में देखो रुपए वाली बात है, रुपए वाली बात है, यस सर। तो ये वो वाली बातें हैं कि जब मेरे गोइंग कंसर्न पे खतरा होगा, जब मेरे फाइनेंशियल्स पे खतरा होगा। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। इन फाइनेंशियल इवेंट्स के कारण मेरे को पता चल रहा है कि मेरा धंधा बंद हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग इवेंट्स, जिसको जाना चाहिए था ना वो आ रहा है, जिसको आना चाहिए था ना वो जा रहा है रे। क्लियर है क्या? हाँ सर, यानी जिसको आना चाहिए था वो जा रहा है, जिसको जाना चाहिए था आ रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं ना, बड़े ध्यान से देखना। इमर्जेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, मैं कभी चाहता था कि मेरे बिजनेस में कॉम्पिटिटर आए, नहीं सर, लेकिन मेरे बिजनेस में कॉम्पिटिटर आ रहा है। उल्टा हो रहा है, उल्टा जो मैं चाह रहा हूं उससे उल्टा हो रहा है। लेबर डिफिकल्टी, मैं कभी चाहता था क्या कि लेबर चले जाए, नहीं सर, लेकिन मेरे लेबर चले गए हड़ताल पे, स्ट्राइक पे। शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज, मैं कभी चाहता था कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए मेरे को, नहीं, लेकिन रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट कस्टमर सप्लायर मार्केट फ्रेंचाइजी लाइसेंस, मैं कभी चाहता था क्या कि मेरे मैनेजमेंट में कोई होशियार इंसान हो, मेरे मैनेजमेंट में मान लो उमंग नाम का होशियार इंसान है, कोई मेरा अच्छा कस्टमर है, कोई मेरा सप्लायर है, मार्केट फ्रेंचाइजी लाइसेंस, सब बड़े बड़े मेरे लोग हैं कि मान लो कोई मेरा कस्टमर है जो कि मेरे से 50% माल खरीदता है, मैं कभी चाहता था कि चले जाए, लेकिन नहीं सर, मैं नहीं चाहता था ये चले जाए तो भी ये लोग चले गए। समझ रहे हो क्या? और मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट सीज ऑपरेशंस, क्योंकि जिसको जाना चाहिए था वो आ रहा है, जिसको आना चाहिए था वो जा रहा है ना, तो इसीलिए मैं क्या सोच रहा हूं ना कि भाई मैं मेरे ऑपरेशंस को सीज कर दूं। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। और एंड में आते हैं सर अदर इवेंट्स। अदर इवेंट्स बहुत सिंपल सी बात है सर, अदर इवेंट्स बहुत सिंपल सी बात है। क्या बोल रहे हैं ना सर, इसमें 4 प्रकार के इवेंट की बात करिए जिसके कारण मेरे को मेरा धंधा बंद करना पड़ सकता है। ऊपर किसके बारे में बात करती है, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इवेंट्स के कारण जिसके कारण मेरे को मेरा धंधा बंद करना है, फिर कुछ ऑपरेटिंग इवेंट्स के कारण जिसके कारण मेरे को मेरा धंधा बंद करना पड़ सकता है, और अब कुछ अदर इवेंट्स के कारण जिसके कारण मेरे को मेरा धंधा बंद करना पड़ सकता है, जिसके कारण मेरे गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आएगा। अनइंश्योर्ड अंडर इंश्योर्ड कैटेस्ट्रोफे, यानी कोई बाढ़ वगैरह आ गई लेकिन मैंने इंश्योरेंस ही नहीं ले रखा था, बोले तो अनइंश्योर्ड, या मैं अंडर इंश्योर्ड था, यानी बाढ़ आ गई, मेरे को नुकसान 4 लाख का हो गया, मेरे को नुकसान कितने का हो गया, 4 लाख का हो गया, लेकिन इंश्योरेंस से तो खाली मेरे को 2 लाख रुपीस ही मिले। क्लियर है क्या? हाँ सर, यानी मेरा धंधा तो बंद हो गया ना सर। कांजीलाल मेहता की दुकान गिरी, उसको इंश्योरेंस का पैसा तो मिला नहीं, गोइंग कंसर्न पे खतरा आ गया। फिर चेंज इन लॉ रेगुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी एडवर्सली अफेक्टिंग एंटिटी, मैं गुजरात में दारू का धंधा कर रहा था, अचानक से रातों रात मस्त में सेल करके सोया ही था, सुबह में उठा, पता चला कि मोदी सरकार ने दारू बंदी कर दी है। बताओ सर, लॉ ही चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, मेरा तो धंधा रातों रात बंद हो गया।
क्लियर है क्या? हाँ सर, मेरे गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आ गया। पेंडिंग लीगल रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स रिजल्टिंग इन क्लेम्स अनलाइकली टू सेटिस्फाई। कोर्ट केस चल रहा था, मेरे को लग रहा था मैं जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा, अचानक से मैं हार गया। अचानक से मैं हार गया। 5 करोड़ जो मेरे को मिलने वाले थे कोर्ट केस में, अब मेरे को 5 करोड़ देने पड़ रहे हैं सर, देने पड़ रहे हैं। कैसे दूंगा? धंधा बेच के दूंगा। मेरा तो धंधा बंद हो गया। हाँ सर, क्योंकि कोई ऐसे क्लेम सब मेरे को देने पड़ रहे 5 करोड़ के, मैं जो कि अनलाइकली टू सेटिस्फाई हूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, और मैंने नॉन कंप्लायंस के लॉ रेगुलेशन का, मान लो मैंने लाइसेंस का वायलेशन किया, मैंने लाइसेंस का वायलेशन किया, मैंने एफएसएसआई के लाइसेंस का वायलेशन किया, तो क्या हो गया ना सर, मेरे से एफएसएसआई का लाइसेंस छिन गया और मेरा धंधा बंद हो गया। यानी फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर इवेंट्स में क्या हो रहा है ना, बेसिकली मेरा धंधा बंद हो रहा है, कोई फाइनेंशियल इवेंट्स के कारण, ऑपरेटिंग इवेंट्स के कारण, अदर इवेंट्स के कारण। एमसीक्यू के लिए अगला क्वेश्चन है, गोइंग कंसर्न क्या होता है? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ठीक है, 11th-12th में सीखा था। गोइंग कंसर्न नहीं होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस। याद है मैंने तुमको बताया था, नॉर्मली फाइनेंशियल बनती है कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर पे, लेकिन लिक्विडेशन के केस में कैसे बनेगी? फाइनेंशियल्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। क्लैरिटी है? यस सर, क्लैरिटी है। अब मेरी बात को समझना, तुम मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताना नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या यूज होता है, जो तुम 11th-12th में बनाते थे। गोइंग कंसर्न यूज होता है या फिर लिक्विडेशन यूज होता है? मैंने बोला गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज होता है। तुम मेरे को बताना सर, पहले गोइंग कंसर्न असेसमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट की ऑडिटर। मैंने बोला प्रिलिमिनरी गोइंग कंसर्न असेसमेंट इज डन बाय मैनेजमेंट, नेक्स्ट गोइंग कंसर्न असेसमेंट इज डन बाय ऑडिटर। मैंने बोला ठीक है। तुम मेरे को चैट बॉक्स में लिख करके बताना सर, तुम मेरे को चैट बॉक्स में लिख करके बताना, मैनेजमेंट ने 3 साल का गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया तो ऑडिटर कितने साल का करेगा? मैंने बोला ऑडिटर भी 3 साल का करेगा। ऑडिटर विल कवर सेम पीरियड, ऑडिटर विल कवर सेम पीरियड। अच्छा, मैनेजमेंट ने 6 महीने का किया तो क्या होगा सर? ऑडिटर उसको रिक्वेस्ट करेगा, मेरे भाई कम से कम 12 महीने का तो कर ले, कम से कम 12 मंथ्स का तो कर ले। यानी अगर मैनेजमेंट कवर कर रहा है लेस देन 12 मंथ्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, तो ऑडिटर क्या बोलेगा? कम से कम एटलीस्ट 12 मंथ्स का तो कर ले। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्स कैटेगरी का मैंने चीज बताई थी, ये देखो, ये 1 2 4 5 6 7 ये खाली एमसीक्यू के लिए थी, रीड पर्पस के लिए थी, जेड कैटेगरी। थर्ड वाली जो चीज थी, थर्ड वाला पॉइंट बहुत जरूरी था, एक्स कैटेगरी का पॉइंट था थर्ड वाला पॉइंट। क्या बोल रहा है? थर्ड वाले पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ के चलना है। बात करते हैं ऐसे 315 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बारे में। क्या बोलता है सर? बड़े ध्यान से देखना, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्स कैटेगरी का मॉड्यूल में इसका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेगा ना, देखना फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पॉइंट जो है ना, ये एमसीयू के लिए थे। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर पहले चेक करेगा वेदर इवेंट्स ऑफ आंसर वन एग्जिस्ट। कौन से इवेंट्स की बात चल रही है सर? आंसर वन के इवेंट्स कौन से? मैंने बोला फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर इवेंट्स। पहले ऑडिटर चेक करेगा इवेंट्स है कि इवेंट्स नहीं है। ऑडिटर चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया है कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं किया है। फिर 2 तीर निकाले अपन ने, यस सर। देखो सर, 2 बातें हो सकती है, या तो गोइंग कंसर्न असेसमेंट करा होगा या तो गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं करा होगा। मान लो निधि है हमारे मैनेजमेंट में, निधि ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करा होगा या निधि ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं करा होगा। अगर निधि ने कराया ना, तो मैं डिस्कस करूंगा उसके साथ कि भाई तूने क्या असेसमेंट किया है और तू कैसे तेरे इवेंट्स को एड्रेस करेगा। क्या मैं बोल रहा हूं? असेसमेंट अगर डन हुई है ना सर, तो मैं क्या डिस्कस करूंगा? मैं असेसमेंट डिस्कस करूंगा एंड हाउ मैनेजमेंट प्लान्स टू एड्रेस द इवेंट्स। यानी कि सिंपल सी बात समझना, निधि ने असेसमेंट किया है, निधि बोल रही है कि सर मेरे में ना सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉस आने वाले, मेरे में नेगेटिव कैश फ्लो आने वाले, तो मैं उसके साथ पूछूंगा तू कैसे इसके साथ डील करने वाली है, तो वो बोलेगी मैं रिश्तेदारों से पैसा लेकर के आऊंगी। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। मैं पूछूंगा तू डील कैसे करने वाली है उसके साथ, अगर तूने असेसमेंट किया है तो। क्लियर है क्या? यस सर। मैं उसके साथ असेसमेंट डिस्कस करूंगा, वो बोलेगी सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉस होने वाला है। क्लियर है? तो मैं उसको बोलूंगा तू इसके साथ डील कैसे करने वाली, तो बोलेगी मैं रिश्तेदारों से पैसा वगैरह लेकर के आऊंगी, मेरे पास तो पैसा नहीं बचा। लेकिन मान लो उसने असेसमेंट किया ही नहीं है और फिर भी वो गोइंग कंसर्न बेसिस के हिसाब से फाइनेंशियल्स बना रही है, तो मैंने बोला ये गलत बात है। तो मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा कि तेरा बेसिस क्या है गोइंग कंसर्न बेसिस यूज करने का, व्हाट इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस। यानी मैं अब उसके साथ डिस्कस करूंगा कि तेरा बेसिस क्या है यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस का। बेसिक सी बात है सर, बड़े ध्यान से समझना, निधि अगर बिना असेसमेंट के गोइंग कंसर्न बेसिस यूज कर रही है ना, तो अच्छी बात नहीं। देखो वो ये असेसमेंट करती, फिर वो ऐसा नक्की करती कि हाँ हमारा धंधा चलता रहेगा, फिर वो गोइंग कंसर्न बेसिस यूज करती ना, तो मेरे को समझ में आता। अभी वो हवा में ही गोइंग कंसर्न बेसिस यूज करती, तो मेरे को पूछना पड़ेगा कि तेरा बेसिस क्या है ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस। क्वेश्चन नंबर 3 को समझना, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, या तो फिर ऑडिट प्रोसीजर्स को जब कभी भी आंसर 1 वाले इवेंट्स होंगे ना, बोले तो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर इवेंट्स होंगे, तो क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स या कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए जाएंगे। सब लोग बड़े ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 1 क्या है ना, बड़े ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 1 बड़े ध्यान से देखना। अगर तो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं किया ना, निधि ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं किया ना, मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं ऑडिटर हूं, मैं हाथ जोड़ूंगा, प्लीज निधि गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर ले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट को कि प्लीज टू गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर ले। ये था मेरा पॉइंट नंबर 1। मैनेजमेंट ने जब गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं किया, मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा प्लीज कर ले।
फिर मैं क्या बोल रहा हूं ना, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन लूंगा। मैं क्या करूंगा ना सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करूंगा। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करूंगा, कैसे याद रखोगे, क्वेश्चन क्या था, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, तो उसमें क्या लिखूंगा, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन लूंगा। क्लियर है, कंसीडर करूंगा कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या। फिर अपन ने जोड़ी बनाई थी, पता है क्या जोड़ी बनाई थी, मैं निधि से पूछूंगा कि तेरे फ्यूचर एक्शंस क्या है। ये रहा सर, इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शंस है यहां पे, देखना, इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शंस फॉर गोइंग कंसर्न असेसमेंट। मैं निधि से पूछूंगा कि तेरे फ्यूचर एक्शंस क्या है, तो फ्यूचर में कैसे डील करने वाली है। तो उसने बोला सर मेरे पास तो पैसा खत्म हो जाएगा, मैंने गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया, मेरे पास तो लॉस आने वाले हैं, लेकिन क्या करने वाली हूं, मैं रिश्तेदारों से पैसा लेने वाली हूं। ठीक है, ये हो गया मेरा ये वाला पॉइंट कि मैं फ्यूचर एक्शंस उसके पूछ रहा हूं। फिर मैं निधि को क्या बोल रहा हूं ना, निधि तुम्हें को लिखित में दे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और उसकी फीजिबिलिटी के बारे में। मैं कहा तू मेरे को लिखित में दे कि तू रिश्तेदारों से पैसा लेने वाली है, और क्या है फीजिबल है क्या, मैंने बोला फीजिबल है ही नहीं, रिश्तेदार पैसा देने ही नहीं वाले। रिक्वेस्ट करूंगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, उसके फ्यूचर प्लान्स को लेकर के, और फ्यूचर प्लान्स कितने फीजिबल है उसको लेकर के। और एंड में मैंने क्या बोला था ना, कैश फ्लो के केस में AR रहमान देखना, यानी जब भी एंटिटी कैश फ्लो फोरकास्ट बनाएगी ना सर, तो उसमें मेरे को AR रहमान चेक करना है, बोले तो एजम्पशंस चेक करने, रिलायबिलिटी चेक करनी, जिसके बारे में अपन क्वेश्चंस में डीप में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, डिटरमाइन वेदर एडिक्वेट सपोर्ट फॉर एजम्पशंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। क्लैरिटी आती है क्या, यस सर। यानी 2 पॉइंट तो कौन से हो गए, पहले पॉइंट में मैंने क्या किया, हाथ जोड़े के प्लीज 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 टू गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर ले। दूसरे पॉइंट में मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन देखी, फिर जोड़ी बनाई, मैंने बोला भाई फ्यूचर एक्शंस तू मेरे को मुंह से बता, फ्यूचर एक्शन तू मेरे को मुंह से बता, तू मेरे को लिख करके दे। क्लियर है, और एंड में मैंने AR रहमान वाली बात कर दी। सर रिपोर्टिंग बहुत सिंपल सी बात है, बड़े ध्यान से समझना। पहले अपन ने कुछ जेड कैटेगरी की बातें करती नोट में एकदम MCQ के लिए। अगर तो मान लो ऑडिटर कम्युनिकेट, बड़े ध्यान से देखो, अगर तो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर इवेंट्स है, अगर तो आंसर 1 वाले फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर इवेंट्स है, तो ऑडिटर ने कम्युनिकेट करेगा TCWG को, बोलेगा अरे TCWG आंखें खोल, देख तेरे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे खतरनाक खतरनाक इवेंट हो रहे हैं जिससे तेरे गोइंग कंसर्न को खतरा है। अगर तो मान लो यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है, कोई टेंशन है ही नहीं, एकदम ऑर्गेनाइजेशन में सब चंगा चल रहा है ना, तो ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज मेंशन होगी नहीं। यानी टैब जीके और आलो स्पीडी में से मैं जी के पैराग्राफ को स्किप कर दूंगा, मैं गोइंग कंसर्न को दिखाऊंगा ही नहीं, डायरेक्ट क्या दिखाऊंगा, टैब के और आलो स्पीडी। क्लियर है क्या, यस। जी को मैं हटा दूंगा, गोइंग कंसर्न को मैं हटा दूंगा। If events casting significant doubt on going concern are there but no material uncertainty, यानी कि ये जो इवेंट अपन ने पढ़े ना वो है फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर इवेंट है, एकदम इवेंट्स है, ठीक है, लेकिन मान लो ज्यादा डेंजरस इवेंट नहीं है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में खाली मैं डिस्क्लोजर दे दूंगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो काम चल जाएगा। यानी मैनेजमेंट खाली डिस्क्लोजर दे देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि ऐसे इवेंट्स है, तो काम चल जाएगा, क्योंकि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है ही नहीं। क्लैरिटी है क्या, यस सर क्लैरिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है सर, ये एक्स कैटेगरी जो 1 2 3 मैंने दिखा रखा है ना तुमको, ये एक्स कैटेगरी क्या बोल रहे हैं, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है, यानी कि फाइनेंशियल्स बनने चाहिए थे लिक्विडेशन बेसिस पे, फाइनेंशियल बनने चाहिए थे लिक्विडेशन बेसिस पे, लेकिन बने हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे। यानी मैंने बोला यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इनएप्रोप्रिएट है, तो कौन सा ओपिनियन आएगा, मैंने बोला था एडवर्स ओपिनियन आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, डीप में अपन ने डिस्कशन किया था। मैनेजमेंट अनविलिंग है टू मेक और एक्सटेंड द असेसमेंट, मैंने बोला मैनेजमेंट जो है ना असेसमेंट करना ही नहीं चाहती। अब क्योंकि मैनेजमेंट असेसमेंट करना ही नहीं चाहती, तो मैं बोलूं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा ही नहीं, और जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है तो मैं कौन सा ओपिनियन देता हूं, मैंने बोला क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देता हूं। एडवर्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे अपने को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं है। क्लियर है, यस सर। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है, ठीक है, गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है। मैंने बोला 2 बातें हो सकती है, या मटेरियल अनसर्टेनिटी आपने डिस्क्लोज कर रखी होगी, या मटेरियल अनसर्टेनिटी आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखी होगी। मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर तो आपने डिस्क्लोज करी ना मेरे भाई, अगर आपने मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज किया है ना, तो बहुत अच्छी बात है, आपका सारा पाप धुल गए। आप एक काम करो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दो। यानी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज कर रखा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, क्लीन ओपिनियन दे देगा, बोलेगा वेरी गुड, आपने तो सारे पाप धो दिए। कैसे धोए, मैंने बोला आपने मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज कर दिया है, तो कोई टेंशन ही नहीं, अपने यूजर्स को बता दिया ना, तो कुछ नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा और एक सेपरेट सेक्शन दे दूंगा जिसका नाम होगा मुर्ग, यानी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। क्लियर है क्या, लेकिन मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज किया ही नहीं, तो मैं क्या दूंगा सर, क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दूंगा और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन क्यों दिया। सर यहां पे आप डिस्क्लेमर क्यों नहीं दे रहे हो, मैंने बोला यहां पे मेरे को ऑडिट एविडेंस मिलता है, इसीलिए मैं डिस्क्लेमर नहीं दे सकता। डिस्क्लेमर तो कब देता ना, अगर मेरे को ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता। तो पूरा डीप डाइव अपन ने डिस्कशन किया था। यस सर क्लियर है, जल्दी से बताना मजा आता है कि मजा नहीं आता, रिकॉल हुआ कि रिकॉल नहीं हुआ। चलो सर, ST580 का सुपर एनर्जेटिक, अल्ट्रा एनर्जेटिक, जबरदस्त सुपर डुपर एनर्जेटिक रिवीजन चालू करते हैं। तहलका मचा देंगे, आग लगा देंगे, एक ही पेज के अंदर ST580 खत्म कर दिया। बहुत प्यारी तरीके से अपन ने इसको क्लास में कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 1, मीनिंग जेड कैटेगरी, कुछ काम करेंगे। क्या लिखा हुआ है, रिटर्न स्टेटमेंट है बाय मैनेजमेंट टू ऑडिटर, यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन किसको देता है, मैंने बोला मैनेजमेंट देता है ऑडिटर को। क्यों देता है, टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। सिंपल सी बात है, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होगा वो लिखित में होगा, लेटर में
लेटर में, लेटर फॉर्मेट में वो होता है। लेटर कौन किसको देता है? मैंने बोला मैनेजमेंट देता है ऑडिटर को। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ काम का नहीं था। उसके बाद मैंने तुमको पता है क्या पढ़ाया था? उसके बाद मैंने तुमको रिपोर्टिंग पढ़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 रिपोर्टिंग एक्स कैटेगरी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला यहाँ पे क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन होता ही नहीं है, यहाँ पे होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। नॉर्मली डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पता है कब होता है? जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता है। भाई यहाँ पे भी सेम ही है, देखो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता है ना तो डिस्क्लेमर होता है। यहाँ पे भी भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना तो डिस्क्लेमर आएगा, या तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है लेकिन वाहियात वाला है, यानी अनरिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, रिलायबल नहीं है, तो भी क्या आएगा सर? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या माना गया है ना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है, डिस्क्लेमर आएगा। लेकिन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नॉट रिलायबल है, वो भी भाई नहीं के बराबर ही है, ठीक है। अगर घटिया वाला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर मिला है ना तो भी नहीं के बराबर ही है, तो उस केस में भी मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा। सर ऐसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अनरिलायबल वाला, नॉट रिलायबल वाला कब मिलेगा ना? जब मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट होगा, जब मैनेजमेंट की नियत में खोट होगी। ओके सर हमको ये बात समझ में आवत है, आवत है, आवत है, आवत है, आवत है, आवत है। अब मैंने कुछ तुमको प्यारी प्यारी सी बात बताई थी, पता है सर? डेट एंड पीरियड। तुम मेरे को बताना सर, तुम मेरे को बताना पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट आएगी या फिर पहले ऑडिट रिपोर्ट की डेट आएगी? कॉमन सेंस, पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट आएगी, उसको मैं कंसीडर करूंगा, उसके बाद ही तो ऑडिट रिपोर्ट निकालूंगा। यानी डेट शुड बी नियर टू बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जो डेट है वो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, समझ गए क्या? पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उसको मैं पढ़ूंगा, उसको मैं कंसीडर करूंगा, फिर ही तुम्हारा भाई ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। ये था डेट के बारे में। नेक्स्ट कम्स पीरियड के बारे में, बड़े ध्यान से देखना सर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ले सकता हूं, यानी 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 एक ऑडिटर मैनेजमेंट को बोल सकता है भाई तू मेरे को पीएनएल के लिए भी कुछ लिख करके दे, तू मेरे को बैलेंस शीट के लिए भी कुछ लिख करके दे, तू मेरे को फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी कुछ लिख करके दे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी कुछ लिख करके दे। मैं सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मंगा सकता हूं और सारे पीरियड के लिए मंगा सकता हूं। सारे पीरियड का मतलब है कि मैं करंट ईयर के लिए भी मंगा सकता हूं, प्रीवियस ईयर के लिए भी मंगा सकता हूं। सर सिंपल सी बात को समझना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बड़े ध्यान से समझना। एक मजेदार बात बता रहा हूं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैं हमेशा करंट मैनेजमेंट से ही मांगूंगा। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल क्या था बड़े ध्यान से समझना। लास्ट ईयर मैनेजमेंट में संयम था, अब इस साल कौन है ना सर? प्रवीण है। संयम अब छोड़ के चला गया है। तुम बताओ मेरे को लास्ट ईयर की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगनी है, तो मैं पुराने वाले मैनेजमेंट को ढूंढने बैठूंगा या मैं करंट वाले मैनेजमेंट से ही मांग लूंगा? मैंने बोला करंट वाले मैनेजमेंट से ही मांग लूंगा भाई, पुराना वाला गया तेल लेने। समझ गए हो क्या? लास्ट ईयर कौन था? संयम था मैनेजमेंट ने, अब वो छोड़ के चला गया मैनेजमेंट। अब इस साल कौन है सर? प्रवीण है। तो मैं किससे मांगूंगा? संयम से मांगू, प्रवीण से मांगू? मैंने बोला प्रवीण से ही मांगूंगा। अब संयम तेल लेने गया, अब मैं थोड़ी ऑडिटर जैसे शाहरुख खान जैसे ढूंढने जाऊंगा गुमशुदा, समझ गए क्या? वो गया तो गया, मैं बोलूंगा भाई जो करंट मैनेजमेंट में है तू ही मेरे को दे, इस साल का भी तू ही दे, पिछले साल का भी तू ही दे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर गिवन बाय करंट मैनेजमेंट इवन इफ नॉट प्रेजेंट इन प्रीवियस ईयर। भाई मैंने बोला तू पिछले साल था कि तू पिछले साल नहीं था, आई डोंट गिव अ डैम, तू मेरे को सारे साल का देगा, इस साल का भी तू ही देगा, पिछले साल का भी तू ही देगा। मैं शाहरुख खान से गुमशुदा गुमशुदा करने नहीं जाऊंगा। क्लियर है क्या? यस सर, करंट मैनेजमेंट को ही मैं परेशान करूंगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, May 24 पे इस पे क्वेश्चन था इसलिए मैंने बोल दिया सर 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 सर। क्वेश्चन नंबर 3 को बड़े ध्यान से देखना। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 एक्स कैटेगरी, बड़े ध्यान से देखना। एक बार मैंने मेरी ना मम्मी की बात मानने से मना कर दिया। मेरी मम्मी ने मेरे को प्यार से बिठाया, शंकर लखवानी मेरा प्यारा बेटा है, चलो मैं इसके साथ डिस्कशन करती हूँ। उसने देखा यार इसकी नियत में ना खोट आ गई है, इसकी इंटीग्रिटी अब पहले जैसी नहीं, बचपन में मासूम था, अब इसको दाढ़ी आ चुकी है, बदमाश हो चुका है। मैंने फिर भी मम्मी की बात नहीं मानी ना तो मम्मी जूते चप्पल से एक्शन करना चालू कर देगी। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने मम्मी को बात को रिफ्यूज किया था ना, वैसे ही मैनेजमेंट ने मेरी बात को रिफ्यूज किया है, मैनेजमेंट ने ऑडिटर की बात को रिफ्यूज किया है, यानी मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर रहा है। तो क्या होगा ना सर? क्वेश्चन नंबर 3 को देखना, मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है मेरे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से। मैंने बोला हाँ सर। पहले मम्मी ने प्यार से डिस्कस किया था, शंकर लखवानी मेरा प्यारा बेटा है, तो पहले भी मैं क्या करूंगा ना, मैनेजमेंट के साथ बात को डिस्कस करूंगा प्यार से कि हाँ है, मैनेजमेंट के साथ मैं डिस्कस करूंगा, मेरे को लगा दे देगा। फिर मम्मी ने मेरी इंटीग्रिटी चेक करी थी, शंकर लखवानी पहले जैसा मासूम नहीं रहा, मैं भी रीवैल्यूएट करूंगा इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है क्या? यस सर। फिर भी बात नहीं बनी थी तो मम्मी ने एक्शन करना चालू की थी। हाँ सर, मैं भी क्या करना चालू कर दूंगा? एक्शन करना चालू कर दूंगा। मैं एक्शन लूंगा, कैसे एक्शन लूंगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डाल दूंगा। कैसे एक्शन लूंगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डाल दूंगा। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। सर 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 इसका इंटरलिंकेज क्वेश्चन नंबर 4 से करते हुए चलना, जहां पे मैंने बोला था जब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है ना तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है, बस वही तो है। यहां पे मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दूंगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, गेटिंग योर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 पे समझना सर, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो मिला है लेकिन अनरिलायबल है। वही तो मैंने बात करी थी अभी क्वेश्चन 4 में, मैंने तुमको वही तो सिखाया। अनरिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के केस में भी आई विल गिव डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बस वही बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना,
ना। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट। उसका देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ ऑडिटर इज कंसर्न्स अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट ही शैल डिटरमाइन इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगर मेरे को मैनेजमेंट पे डाउट है कि मैनेजमेंट की नीयत में खोट है, तो पहले मैं देखूंगा उसकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है। सर वो मेरे को पता कैसे चलेगा? सेकंड पॉइंट देखो, मेरे को उसको चेक करना पड़ेगा अदर ऑडिट एविडेंस के साथ। मैंने एग्जांपल दिया था 5 लाख का मेरे पास दूसरा बिल आया था, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहे तो 50 लाख की है। मशीनरी एक्चुअली में कितने की थी? 5 लाख रुपीस की थी, ऐसा मैंने एग्जांपल दिया था तुमको। तो बिल मेरे को मिला था 5 लाख का, लेकिन यहाँ से मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, बोले तो 50 लाख का है। तो मैंने बोला कि भाई ये तो क्या हो गया सर, ये तो इनकंसिस्टेंसी हो गई। कोई मशीनरी 5 लाख की बिल में दिखा रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि तो 50 लाख की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में। तो मैंने बोला अब मेरे को प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्लियर है? हाँ। और उसके बाद मेरे को पता चलता है कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो अनरिलायबल है, तो मैं क्या दे दूंगा ना सर, इफेक्ट दे दूंगा ऑडिट ओपिनियन पे, दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दूंगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट, गेटिंग योर पॉइंट, गेटिंग योर पॉइंट। यानी 2, 3 में वही है जो अपन ने 4 में सीखा। 4 में अपन ने क्या सीखा? डिस्क्लेमर में देता हूं नो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के केस में, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अनरिलायबल के केस में। नो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात अपन ने क्वेश्चन 3 में करी कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना, और जो अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अनरिलायबल है उसकी बात मैंने क्वेश्चन 2 में करी। क्वेश्चन 2 में सिंपल सी बात करिए, 3 पॉइंट है क्वेश्चन 2 में। सबसे पहले मैंने बोला कि मैं इफेक्ट देखूंगा ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है कि नहीं है। दूसरे में मैंने बोला कैसे पता चलेगा, मैंने बोला अदर ऑडिट एविडेंस के साथ कंपेयर करूंगा, अगर इनकंसिस्टेंसी निकली तो मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। बिल बोल रहा था 5 लाख, ये लोग बोल रहे थे 50 लाख, कौन? मैनेजमेंट वाले। और तीसरे केस में मेरे को पता चल गया कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अनरिलायबल है, तो मैं इफेक्ट बता दूंगा ऑन ऑडिट ओपिनियन। क्लियर है क्या? दैट वाज समथिंग कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू पर्पस के लिए था। मैंने बोला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है ना, माना कि वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है बट वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सब्स्टिट्यूट नहीं है अदर ऑडिट एविडेंस का। याद है क्या तुम लोग को मैंने डिस्कशन किया था? यस सर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलग है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स और रिकॉर्ड्स अलग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स रिकॉर्ड्स मेरे को चेक करने को मिलेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो अलग बात है। ठीक है, ये दोनों को मिक्स मत करना। याद है 3 पॉइंट मैंने पढ़ाए थे? यस सर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डू नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैं मैनेजमेंट को क्या बोलूंगा, क्या लिख करके दे? सबसे पहले मैनेजमेंट मेरे को लिख के देगा कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वी हैव प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, हमने सारे डिस्क्लोजर्स दिए हैं, बेसिकली हमने सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं, सारे के सारे नोट्स जो अकाउंट्स में हमने डिस्क्लोजर अच्छे से दिए हैं। ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, दैट इज कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर 100 बिल्स है ना, तो हमने 100 बिल्स को रिकॉर्ड किया है हमारे फाइनेंशियल्स में, हमने 90 बिल्स को रिकॉर्ड नहीं किया। क्या क्वालिफाइंग लैंग्वेज का यूज हो सकता है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऐसे चालू हो सकता है, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ। माना कि मैंडेटरी नहीं है ये। क्लियर है क्या? यस सर। यानी अगर मैनेजमेंट चाहे ना तो नॉर्मली जो भी चीजें वो मेरे को बता देगा। मैंने मैनेजमेंट से कुछ चीजें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मांगी है तो मेरे को डायरेक्टली चिट्ठी चालू करके दे देगा, या वो ऐसे भी शुरुआत कर सकता है कि टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ, इस लाइन से के साथ भी वो शुरुआत कर सकता है। इसको मैं बोलता हूँ क्वालिफाइंग लैंग्वेज। इसको मैं क्या बोलता हूँ सर? क्वालिफाइंग लैंग्वेज। मान लो मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैंने बोला भाई तुम को लिखित में देखिए मशीनरी जो है 5 लाख की। क्लियर है? हाँ। तो यहाँ तो मेरे को डायरेक्ट लिख के दे देगा ये मशीनरी 5 लाख की है, या वो कैसे लेगा? टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ ये मशीनरी 5 लाख की। इसको मैं बोलता हूँ क्वालिफाइंग लैंग्वेज। ये यूज करना ऑप्शनल होती है, मैंडेटरी नहीं होती है। मैंने बोला अगला वाई बोले तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने बोला भी सिंपल सी बात है, 4 केस अपन ने पढ़े थे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की अपने को क्यों जरूरत पड़ी? पहले ध्यान से देखना सर। सबसे पहला क्या है ना सर, दोज हु साइंड टर्म्स आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल। लास्ट ईयर मैनेजमेंट कोई और था, इस ईयर मैनेजमेंट कोई और है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब वो जो लास्ट ईयर थे वो तो चले गए, तो अभी जो मैनेजमेंट में आया उसको कंफ्यूजन है। ठीक है, उसको क्या आंसर? कंफ्यूजन है। तो मैंने बोला भाई तू मेरे को ये चीज लिखित में दे दे। क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। बात समझ गए क्या? दोज हु साइंड टर्म्स, पिछले साल जिसने टर्म साइन किए थे वो तो अब है ही नहीं। तो मैंने बोला इस साल कौन है? जो इस साल है ना वो लिख के देगा। वो अपन दोनों एक रिटर्न में अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे ना, तो हमारी क्या बैठ जाएगी? एकदम क्लैरिटी बैठ जाएगी। क्लियर है क्या? हाँ, क्योंकि अभी वाले को कंफ्यूजन हो गया करंट मैनेजमेंट को। फिर टर्म्स जो थे वो लास्ट ईयर साइन हुए थे, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट थे ऐसे 210 में वो लास्ट ईयर साइन हुए थे। मैं कहा भूल गया होगा मैनेजमेंट, तो भाई क्या कर ले, इस बार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे। कोई भी चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस हुए तो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होगा, और मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मैनेजमेंट कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग करे तो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होगा। एंड में मैंने तुमको एक बात बोली थी, अगर तो लॉ ने क्या बोला कि भाई रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट दे दे, तो मैंने बोला कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कि लॉ ने क्या बोला ना, लॉ ने एंटिटी को बोला कि ये चीज तू अपने वेबसाइट पे ही डाल दे, ये चीज तू अपने वेबसाइट पे ही डाल दे। तो ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों सर? भाई मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगने जाऊंगा ना तो मैनेजमेंट बोलेगा भाई वेबसाइट से पढ़ लेना, वेबसाइट पे मैंने डाल दिए। समझ रहे हो क्या? हाँ सर समझ रहे। मान लो जिस चीज के लिए मेरे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए था वो चीज वो एंटिटी ने, वो मैनेजमेंट ने अपने वेबसाइट पे डाल दिया, तो मैं वेबसाइट से उठा लूंगा ना। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यानी वो
मैनेजमेंट ने वो चीज़ को वेबसाइट पे डाल दिया। जैसे क्यों डाला है? क्योंकि भाई लॉ ने बोला है, तो लॉ ने बोला रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट दे दो, बेसिकली वेबसाइट पे डाल दो, तो मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मंगाऊंगा। देखो मैंने कट मारा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मंगाऊंगा। जल्दी से बताना समझ में आता है कि समझ में नहीं आता है, मजा आता है कि मजा नहीं आता है, फटाफट से बताना। अच्छे से तुमको करा रहा हूँ ताकि 1.5 डेज में तुम कंसेप्ट भूल गए हो ना, तो वो भी तुमको फटाफट से रिकॉल हो जाए, तुमको रटना ना पड़े कुछ भी, इसलिए अच्छे से करा रहा हूँ मैं। मेरा खाली ये नहीं है कि मैं तुमको रिवीजन कराऊँ, फटाफट से रीड मरवाऊँ, नहीं सर अच्छे से करवा रहा हूँ। फटाफट से बताना मजा आता है कि मजा नहीं आता है, रिकॉल होता है रिकॉल नहीं होता है।